नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डी के पटेल। एक बार स्वागत करता हूँ अपने रामपुर राजा यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, बात आती है बकरी की, हम ट्रेनिंग कहाँ से लें। अगर बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग कहाँ से लेनी होगी। तो ट्रेनिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं आपके आसपास, आपके गांव के ही जो पुराने चरवाहा जो बकरी पालन कर रहे हैं। फिर भी मैं एक पीडीएफ के माध्यम से जो बड़े बड़े सेंटरों पर पढ़ाया सिखाया जाता है वो भी इसी प्रकार से ही है। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो इसमें डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपके लिए लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मैं लिंक ये आपको भेज दूँगा पीडीएफ। तो कमेंट्स ज़रूर करें आप कहाँ से हैं, आपका नाम। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। एक समय था जब बकरी जो पालक हैं वो गरीब ग्रामीण के जो खौमतौरी मजदूर, लघु उद्योग, सीमांत किसानों का आय का साधन माना जाता था। परंतु आज परदेशी बकरी पालन जो आप देखते हैं, भारतवर्ष में भी गाय भैंस पशु चरगाह वगैरह बहुत सारे थे जो जंगलों में ही अपना करते थे और उपयोगिता भी करते थे। मांस देश भरे लाखों में परिवारों का इसका एक सबसे बढ़िया माध्यम यही है कि इसमें कोई भी धर्मांतरण नहीं है। हर प्रकार के व्यक्ति का जो है इसमें हर धर्म का व्यक्ति इसके खाता है। ऐसा नहीं है कि इसका सुअर पालन अगर आप करते हैं तो उसपे एक धर्मांतर का चीज़ आ जाती है। और इसकी उत्पादन की बात करें तो अच्छा खासा है। इसकी उत्पादन क्षमता 50 से 40% है। यदि वैज्ञानिक विधि से हम बकरी पालक करना चाहते हैं तो इसके उत्पादन का लाभ कई गुना बढ़ाया जाता है। और व्यावसायिक बकरी में उचित लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब हम कम से कम 100 बकरी पाली जाएँ। क्योंकि दोस्तों, हम बिज़नेस के तौर पर करना चाहते हैं तो कम से कम 50 से 100 अगर बकरी पाली जाती हैं तभी हमको एक बिज़नेस के तौर पर इसे देखना होगा, व्यवसाय के तौर पर देखना होता है। और जिसमें 5 से 6 गुना तक जो लाभ है वो प्राप्त किया जाता है। तो पशु की अगर हम नस्ल की बात करें तो यहाँ पर नस्ल का चुनाव बहुत ही मेन चीज़ होती है। तो नस्ल का अगर चुनाव है, पोषण पद्धति है, वातावरण है और उनकी परिस्थिति एवं बाज़ार के अनुरूप जो होता है उस पर हमें निर्भर करना चाहिए। जैसे फिर आप बता रहा हूँ मैं आपको, नस्ल का चुनाव जो है आपके, जैसे मैं बार-बार हर वीडियो में मैंने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से कि नस्ल हमेशा आपकी जो लोकल वैरायटी है, जो भी आपका लोकल है, अगर आपके पास बीटल है तो बीटल से शुरू कर सकते हैं। आपका लोकल अगर सिरोही है तो सिरोही से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके आस-पास में लोकल का जो ब्रीड है, जो नस्ल है, वो अगर आपके पास बर्बरी है तो बर्बरी और ब्लैक बंगाल है तो ब्लैक बंगाल से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध नस्ल ही बकरियों की रखें। शुद्ध नस्ल बकरियों का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कि जो बीमार किस्म का होता है या फिर जो क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, क्वालिटी ही रखें। उसमें शुद्ध नस्ल का मतलब ये है कि क्वालिटी रखें कि बीमार का या उसको होना चाहिए जो दिखने में बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, उसके हाथ पैर बढ़िया हों। कैसे-कैसे उसके वीडियो के माध्यम से भी मैं बताऊँगा। और नंबर 4, और अगर हम इसमें नंबर 2 सबसे की मेन बात चीज़ करें अगर आप आहार आहार में में करें तो बीफ शरीर ले ले लेते लेते हैं हैं तो देने उसमें वाली मेन चीज़ है हर्बल सबसे बढ़िया नंबर क्षमता 5 हो, करें तो ब्रीडर नर होता उसके है। शरीर के जो उसमें बाह बाह परिवर्तन है परिवर्तन वो बहुत ही होना अपनी चाहिए। ब्रीडर उसके के हाथ चुनाव पैर का में भी मोटाव भी काफ़ी सही सारी होना चीज़ें चाहिए। मैं आपको छोड़ने की बता क्षमता देता ज़्यादा हूँ। होनी और चाहिए। ब्रीडर ब्रीडर के के हिसाब चुनाव से उसका भी वो साइज़ ज़्यादा थोड़ा होनी चाहिए। मेल उससे होना रख चाहिए। रखाव अपने और खान-पान पे जैसा निर्भर मध्यम करता है। एवं बड़े आकार की नस्लों और बकरियों मेन को नर का गर्भाधान बाहर से कराता ही है। फसल उगाओ। 9 नंबर महीने 7 की है माँ मांस से दृश्य तक एवं संबंधित है। संक्रमित रोग 25 का किलो। तो वाहक हो इसमें जाना दिया चाहिए। गया है जैसे नंबर आप 1 बर्बरी अगर ब्रीड का बिलोप्सिल चुनाव कर लेते नर हैं, का शुद्ध शुद्ध नस्ल नर का का सारे और जो छोटी नस्लें बीमार हैं तो ये होता है मध्यम तो आकार की बाजार होती से हैं एवं काफ़ी तो जैसे मैं देखभाल आपको कराकर बता रहा हूँ कि खरीदना इस चाहिए। वीडियो उसको को स्वस्थ कम से कम एवं 10 दिन ब्रीडर से होना मैंने चाहिए। बताया कि बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। और बात आती है बकरी के चुनाव की, तो बकरी का चुनाव हम कहाँ से करें, कैसे करें? तो उसमें है बकरी एक शुद्ध नस्ल की शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि बार-बार एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बकरी का नस्ल देखना है, आपको लालच नहीं करना है। 1000-2000 के चक्कर में अपना और भी लॉस हो जाता है दोस्तों। तो उसमें ठीक-ठाक आपको चुनाव करना है, बढ़िया शुद्ध ही लेनी है। कहीं 1-2000 के चक्कर में आप दुबली ले लेते हैं या उससे कोई कहता है किसान ये खाने के बाद मोटी हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर जो खाने-पीने वाली होती है आपको मार्केट में ही शुद्ध मोटी मिल जाएगी, लेकिन 1000-2000 महँगी मिलती है।
तो नंबर 2 है इसमें नस्ल के रूप, कद-काठी, ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई ये सारी चीज़ आपको अच्छे से देखनी होती हैं। दूध की मात्रा उसका एन देख के पता लग जाता है कैसा दूध है। और प्रजनन क्षमता की बात करें तो इसमें 2 ब्यातों के बीच अंतराल एवं जुड़वाँ बच्चे पैदा करने की दर अच्छी हो। मतलब तो ऐसा है कि अगर आप देख लेते हैं इसकी जो दू बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है कि कम से कम 2 ब्यात दे और हर बार में अगर जोड़े से देती है तो अच्छा हो। तो ऐसी नस्ल की बकरियाँ आप लें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो अगर हम बात करें प्रजनन के प्रबंध की, तो इसमें होता है कि पूर्ण परिपक्व होना चाहिए, यानी 1.5 से 2 वर्ष बकरे का प्रजनन के लिए उपयोगी ना करें। और करें एक बकरे 25 से 30 बकरियों को गाभिन कराने के लिए पर्याप्त है। 230 से अगर आप अधिक बकरियाँ रखते हैं तो आपके लिए इसकी संख्या बकरों की संख्या बढ़ा देनी होगी। ब्रीडर की संख्या आपको दोस्तों बढ़ा देनी होगी। नंबर 3 की बात करें इसमें है क्या है प्रजनक बकरे को 1 से 1.5 वर्ष बाद बदल दें, जिसमें अन्यथा प्रजनन दुष्परिणामों से बचा सकता है। जो इसमें है कि आपको घाटा होने लगता है या उनका जो क्रॉसिंग है वो अलग होने लगती है, तो कम से कम 1.5 से वर्ष रखा है इसमें कम से कम 2 साल तक आप उसे रख सकते हैं कि चुनाव में। और बाकी अगर आप नया ब्रीडर है तो उसे अच्छा चला सकते हैं, उसके खान-पान पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारा ब्रीडर थक चुका है तो आप उसे निकाल दें। और बात करें नंबर 4 मध्यम आकार की जो नस्लों में प्रथम बार जो बकरियाँ होती हैं, जो पैलोन जिसे कहते हैं, उन बकरियों को गर्भ कराते समय उनका एक शरीर का मेन चीज़ होती है कि जो बकरियाँ कुछ डाल जाती हैं, बच्चे बार-बार डाल जाते हैं, बच्चा नहीं रोकती हैं, तो उनका वज़न दोस्तों कम से कम 16 किलो होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम 10 माह की होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर होगा तो चलेगा दोस्तों। अगर 5वें नंबर की बात करें इसमें दे रहे हैं कि बड़े आकार की नस्लों को अर्थम जैसे होती हैं सिरोही, गुजरी, तोतापरी वगैरह ये सारी सब बड़े फ्रेम की बड़ी बकरियाँ होती हैं। अगर इनको हम गर्भ कराते तो इनका वज़न कम से कम पहलौन में 20 किलो का होना चाहिए और कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। दोस्तों इससे पहले नहीं, अगर उससे पहले होती हैं तो बच्चा गिराने का खतरा ज़्यादा रहता है और वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों वातावरण को बहुत ही ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में जो बता रहे हैं, उसमें बकरियों का अक्टूबर, नवंबर और मई, जून में गाभिन कराएँ। दोस्तों ये से इसमें बता रहे हैं कि अगर उत्तर भारत से हैं आप इधर, तो आपके लिए अक्टूबर, नवंबर में ही ग्रा जो है उसका वो करानी चाहिए प्रेग्नेंट, और बाकी जून माह में कराएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों कम प्रजनन एवं उत्पादन क्षमता वाली बकरियाँ 10 से 20% एवं रोग प्रतिग्रस्त प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए। दोस्तों इनका कहना मतलब ये है कि जो भी बकरी अगर आपका देख रहे हैं कि बार-बार बच्चे गिराना या फिर 1 साल में उसका उठना उठना या फिर उसका अगर बच्चे देने की कैपेसिटी कम है, तो ऐसे मादाओं को आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लॉस होगा, खाने का खर्चा बढ़ेगा। दोस्तों मादाओं को गर्मियों में कम से कम 10 से 16 घंटे बाद नर से ना मिलन कराएँ। दोस्तों गर्मियों में जब गर्मी होती है तो उससे कम से कम 16 घंटे 10 घंटे बाद उससे मिलन कराएँ, तो उसमें जो है जार रुकने की क्षमता अगर आपको पता लग रहा है कि हमारी बकरी हीट पर आ रही है, तो उसे एक साथ ही उसके बकरे के पास नहीं कराना चाहिए। कम से कम 10 घंटे नहीं तो 4 से 5 घंटे तो उसका गैप होना चाहिए, उसके बाद में ही उससे बकरे के साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों अब करते हैं पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो जो तो नवजात जो बच्चा पैदा होने के आधे घंटे के अंदर-अंदर जो खीस पिलाए होते हैं, जिसे कहते हैं माँ का पहला दूध, वो पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे आपके लिए बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, उसमें लड़ने की क्षमता अच्छी खासी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो माँ का दूध ज़रूर पिलाएँ। बच्चों को 15 दिन का होने पर हरा चारा एवं रावत मिश्रण खिलाना आरंभ करें। यानी 15 दिन के बाद उसे थोड़ा-थोड़ा उसे दिखाना स्टार्ट करें। माँ के साथ रहता है तो वह धीरे-धीरे सीख भी जाता है और उसे दिखाते रहेंगे तो दोस्तों उसे आदत भी पड़ जाएगी। और तथा 3 माह का होने पर माँ का दूध पिलाना बंद कर दें। दोस्तों जैसे 3 माह का हो जाता है तो उसे दूध का पिलाना उससे हटा दें, माँ से दूर कर दें। उनका एक अलग रखाव, जैसे कि मैं बताता हूँ कि 3 माह से अलग बच्चे को अलग रखना चाहिए
और जो हरे चारे पर आ जाते हैं, निर्भर कर देते हैं। तो फिर नंबर 3 बात करें, इसका मांस उत्पादन के लिए बच्चों को 3 से 9 माह की उम्र तक शरीर का भार 2.5 से 3% तक सचुमित मात्रा में ऊर्जा देता है। दोस्तों, बाकी हम बात करें इसके मांस उत्पादन की ही, तो हमारा जो ग्रोथ होता है वो 3 माह से लेकर 9 महीने के बीच में ही इसका अच्छे से ग्रोथ किया जाता है, जो आपके दोस्तों खान-पान पर निर्भर करता है। तो उसके लिए दोस्तों हम फीड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कम से कम दाने का इस्तेमाल करते हैं। प्रति बकरे के हिसाब से कितना देना चाहिए और कोई क्या आहार आपको देना है फीडिंग के दौरान, वह आपको भी आगे हम बताएँगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ-साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी में मैं आपको बताऊँगा, इसमें तरह-तरह के जितने भी रोग और जो दिक्कतें आती हैं, सारी मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो उसमें देखते हैं, प्रोटीन के तौर पे हम बात करें तो मूँगफली, अलसी, बिनौला की खल वगैरह ये चीज़ हम लेते हैं। और युक्त रावत के मिश्रण की बात करें दें तो इसमें की मात्रा के लिए हमें 60% प्रोटीन और इसका अव्यक्त अवलभ जो होता है 37% खनिज और 2% मिश्रण और 1% नमक इसमें होता है। दोस्तों, व्यावसायिक बकरियों को 1 साल से अधिक या प्रजनन में पाले जाने वाले नरों को ऊर्जा मुक्त का लाभ 70% होना चाहिए। उनके पोषक खनिज लवणों का अनियम रूप से सम्मिलित रखें जाएँ। दोस्तों, जो प्रजनन की क्षमता वाली बकरियाँ होती हैं, उनका भी सभी का खान-पान आपको ठीक से कराना होगा। जिन बकरियों का दूध उत्पादन दोस्तों 500 मिलीलीटर हो दिन में, 250 ग्राम तक लीटर दूध एवं 500 ग्राम राउत मिश्रण इसे उपरांत प्रति लीटर अतिरिक्त दूध पर 500 ग्राम अतिरिक्त रावत आपको दोस्तों मिश्रण देवें। और दूध देने वाली गर्भवती बकरियों की अगर हम बात करें तो 2 से 3 माह तक बच्चों को दें। उसके बाद में 3 से 9 माह को आपको 2 से 250 से 300 ग्राम प्रतिदिन जो आपको मिश्रण बनाया है आपको वह उसे खिलाएँ। उसकी मात्रा 2 से 300 साढ़े 300 ग्राम तक रखें उसे। जैसे कि ऊपर बताया, जो गर्भ जब तक दूध दे रही है तब तक उसे 500 और जब उसे दूध देना बंद कर दे तो उसे 200 से 3 साढ़े 300 ग्राम तक उसके प्रति दाना आपको फीड देना होगा। दोस्तों, हरे चारे की बात करें और सूखा चारा भी अवश्य दें, क्योंकि हरा चारा दोनों आपको इसलिए देना होगा। ज़्यादा अगर लगातार आपको हरा चारा खिलाते तो उसमें दस्त लगने के भी कुछ ऐसा होता है, जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है तो उसमें दस्त लगने के चांसेस रहते हैं। उसमें हरे चारे और सूखा चारा दोनों साथ-साथ चलते हैं। दोस्तों, अचानक व्यवस्था में बदलाव ना करें। जैसे कि एकदम तुरंत अगर आपको है, तो जो भी अगर आप चारा बदलना है सो धीरे-धीरे मात्रा में बदल दें, ना कि एक साथ उसको बदलना चाहिए। ना भी एक साथ ना गीला चारा दें, ना एक साथ हरा चारा दें। तो उसके साथ-साथ आपको चलाना होगा, उसका एक मेंटेन रखना होगा। दोस्तों, आवास की अगर हम बात करें, तो पशुगृह का जो पर्याप्त मात्रा में है धूप, हवा एवं खुली जगह हो। दोस्तों, इसका शेड हम बताएँगे कैसे क्या आपको शेड रखना है। तो खुली धूप में होना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, जहाँ पर वायु का आवागमन आपका चलता रहे, एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ निकलती रहे, ऐसे ही आपको रखना है। और इसकी जगह जो है थोड़ी ऊंचाई पर रखनी होती है, जिससे कि बरसात का पानी दोस्तों ना रुके। सर्दियों में ठंडा एवं बरसात में बौछार बचाने के लिए की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और पशुगृह साफ स्वच्छ होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें बता रहे हैं कि स्वच्छ का मतलब वही कि अगर आपको सही चुनाव होगा, हवा का आवागमन ठीक-ठाक होगा, ऊर्जा जो आपकी सूर्य की सनलाइट है उसमें भी ठीक-ठाक पड़ते रहेंगे, तो सूखा रहेगा और साफ-सुथरा भी रहेगा। और बाकी आपको अंदर से समय-समय पर उसके बाड़े के अंदर स्प्रे करानी रहती है। और अल्पायु जो मेमने सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से बचने के लिए फर्श या सूखी घास या पुआल बिछा देना चाहिए। तीसरे दिन बदलते रहें। दोस्तों, जो आपके नीचे उसका जो भी आपने प्रबंध किया होगा, मैट या चटाई वगैरह, या फिर उसके जो ठंड में सर्दियों में पुआल वगैरह बिछा देते हैं उसके नीचे, तो वह भी हर तीसरे चौथे दिन आपको बदल देना होगा। वर्षा ऋतु में पूर्व एवं बाद में फर्श के ऊपर सतह की 6 इंच मिट्टी बदल दें। दोस्तों, जो वर्षा ऋतु होती है उसकी आपको छत तो होती है, या फिर जो आप पटला रखते हैं तो उसमें आपको मिट्टी जो होती है
कम से कम आधे फीट की मिट्टी तक आपको फ़र्श चेंज कर देना चाहिए और उसमें दूसरा पटान डाल देना चाहिए, तो वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अल्पायु में मेमने, गर्भवती बकरियों एवं प्रजनक बकरे अलग ही आवास रखें। दोस्तों, जैसे आपके जो ब्रीडर हैं, जैसे मैं लगा बताता हूँ, उनसे बकरियों से अलग रखें और उनके साइड ही अलग होना चाहिए। और उनकी बात करें हम, तो एक व्यवस्था जो आपका एक ब्रीडर होता है उसके लिए 3 से 4 वर्ग मीटर खुला एवं 102 वर्ग मीटर भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार मैं आपको अपने पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में आपको कमेंट करने के बाद मैं आपको पीडीएफ इसका भी आपको दे दूँगा, जो पूर्णतः आपको ट्रेनिंग में भी यही बताते हैं आपको रिटन के तौर पर, और प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ में बताता हूँ कि इसमें खुर कटिंग कैसे करें, कौन-कौन सी मेडिसिन है वो मैं इसमें लिखित में भी बताऊँगा, और बाकी वीडियो के माध्यम से भी मैंने सारी वीडियो के जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैंने इसमें डाल रखी हैं कि दस्त लगने पर क्या होता है, उससे पीपीआर हो जाता है तो क्या करना चाहिए। हालाँकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और फिर भी मैंने सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से डाल रखा है। कौन-कौन सा हरा चारा खिलाना चाहिए और किस समय पे कौन-सा हरा चारा आता है, कौन-कौन से पत्तों से, किस पत्ते से फ्री ऑफ कॉस्ट आप फीडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं। और अगर हम ब्यात की नंबर 8 की ब्यात की बात करें, तो इसमें मेमनों का 1 सप्ताह के साथ रखें तक, यानी बकरी के 1 सप्ताह तक साथ में रखें, उसके साथ में फिर अलग-अलग उसमें रखें, उसके बाद में दूध पिलाने के साथ-साथ उसे डाल दें। बाकी उसके साथ 1 सप्ताह तक रखना चाहिए, क्योंकि इसकी माँ की जो गर्माहट होती है, इसकी सब कुछ चीज़ सीखता भी है। और अगर स्वास्थ्य प्रबंधन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु में दोस्तों बारिश के काल के समय बाद साल में 2 बार जो कृंतकनाशक दवा है वह अवश्य पिलाएँ। दोस्तों, आपको इसका इसका कहने का मतलब है कि आप जो एल्बेंडाजोल है, जिसे कहते हैं डिवॉर्मिंग, आपको ज़रूर करानी चाहिए हर 6 महीने। वैसे तो हर 3 महीने पे बताया गया है, लेकिन 3 महीने ना कराएँ तो कम से कम 2 बार 6 महीने पे तो कराना ही चाहिए। और जिससे मैं बात कर रहा था, रोग निरोधक टीके जिसे कहते हैं पीपीआर, ईटी+ टीटी और पॉक्स और एफएमडी इत्यादि के, आपको ये टीकाकरण अगर आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं बकरी पालन, तो आपको ये ज़रूर ही कराना चाहिए, अन्यथा आप लॉस होने के पूरे-पूरे चांसेस रहते हैं। दोस्तों, बीमार पशुओं की छँटनी का इसका भी एक अलग, जिसे कहते हैं क्वारंटीन, आपको है। इस प्रकार से एक आपको कमरा, एक छोटा-सा जगह आपको अलग बनानी होगी। जो भी आपको अगर बीमार हो जाता है तो उसे वहाँ पर आपको रखें। आवश्यकता अनुसार परजीवी का जो होता है, आपको उसे घोल बनाकर स्नान भी कराएँ। पोटेशियम, जिसे लाल दवा कहते हैं, इसके अनुसार भी आपको लाल दवा से ही स्नान कराना चाहिए, जिससे कि बाहरी जो परजीवी होते हैं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, नियमित के तौर पर आपको परीक्षण, विशेष तौर पर उनका देखभाल करना चाहिए। दोस्तों, सामान की बात करें तो जन्म के तुरंत बाद साफ कपड़े से उनके नाखूनों की सफाई करें, यानी नाखून जो होते हैं उसे काट देना तुरंत चाहिए, उससे जो नाखून हाथों से ही झड़ जाते हैं उसके। और हम बात करें इसका नवजात मेमनों की, नाभि नाल को शरीर से 3 सेंटीमीटर नीचे बांधकर उसके अलग 1 सेंटीमीटर से अलग कटिंग, यानी टिंचर बता रहे हैं आयोडीन, तो इसका मतलब जो बेटाडीन होता है उसे 2-3 दिन तक लगातार लगाएं। और प्रत्येक बकरी की पहचान के लिए टैगिंग की व्यवस्था करें, यानी कोई ना कोई उस पर ऐसी पहचान बना दें जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हाँ, ये कौन से नंबर की आपकी बकरी है, और उसे आपको क्या-क्या देना है, और कैसे आपकी इसकी एक रिटन फाइल भी आपको पीडीएफ बना लेनी होती है एक्सेल शीट पे या कॉपी पर, कि हमने कौन सी बकरी हमारी ब्याई है, कौन सी बकरी को टीकाकरण डाला है, कौन से क्या देना है। इस प्रकार से उनकी बकरियों की पहचान भी आपको बना लेनी होती है, सीरियल नंबर डालना होता है। दोस्तों, बकरियों को अगर हम साफ पानी देते हैं, 2 से 3 बार पिलाएँ गर्मियों में, और जिन बकरियों के नीचे दूध कम हो तो उनके बच्चे को उसी बकरी के आस-पास ब्याई बकरी जो होती है उसके पास वाली दूसरी बकरी है तो उसका दूध आप पिला सकते हैं दोस्तों।
अगर एक के नीचे कम है तो दूसरे पास अगर ठीक-ठाक है तो उस दूसरी बकरी के पास में ही रखें, जिससे कि वह उस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले और उसका दूध भी पिला सकते हैं। बकरियों के बड़े खुर होने पर समय काट दें। दोस्तों जैसे बता रहे हैं उसका एक लंगड़ापन चालना हो जाता है और खुर कटिंग खुर पका भी हो जाता है। तो खुर कैसे काटें तो इसका भी पूरा वीडियो मैंने बहुत ही आराम से मैंने बताया है उसमें कि खुर कटिंग कैसे करें। तो ऐसे हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत ही उसे भी सीख जाएँगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लिस्ट में आपको देख लेना होगा खुर कटिंग के माध्यम से कि खुर कटिंग कैसे करते हैं। और प्रति माह बच्चों के शरीर का भार का मापन करें, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि इसमें कितना बदलाव हो रहा है, इसका वज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो उसका वेटिंग करना ज़रूरी है और बट नहीं बढ़ रहा है तो आपको उसमें देखना होगा इसमें किस वजह से नहीं बढ़ रहा है। क्या इसका प्रोटीन कम हो रहा है या इसके खनिज लवण कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको वज़न नापते रहना होगा। दोस्तों बात करें बाज़ार का प्रबंधन जैसे करें तो बाज़ार जानवरों के लिए मांस के लिए शरीर का मेन चीज़ उद्देश्य इसका यही है कि ये जो बकरी का पालन है, वो मांस उत्पादन के लिए ही हम पालते हैं। दोस्तों उसमें शुद्ध नस्ल और उच्च गुणवत्ता का के साथ ही बकरियों का प्रजनन क्षेत्र से बेचने पर अधिक लाभ होता है। दोस्तों जहाँ पर बढ़िया नस्लें बिकती हैं और जहाँ बढ़िया मार्केट हो तो वहीं पर आप इन्हें बेचें। दोस्तों मांस उत्पादन के लिए पाले गए नरों को लगभग 1 वर्ष की उम्र बेच दें, यानी 1 साल का हो जाए तो बेच दें। उसके उपरांत शारीरिक भार वृद्धि बहुत कम होती है। 10 से 5 ग्राम प्रतिदिन पोषण खर्च आता है। दोस्तों इसमें खर्चा बढ़ जाता है और कोई ज़्यादा वज़न नहीं हो पाता, इसलिए 1 साल के अंदर-अंदर ही आपको बकरे जो होते हैं, खस्सी बकरे जिसे कहते हैं, उन्हें बेच देना चाहिए। बकरी पालक बताते हैं संग्रहित होकर उच्च भाव पर बकरियों को बेचें और बकरी को विशेष त्योहार जैसे ईद है, दुर्गा पूजा है के समय बेचने पर अच्छा मुनाफ़ा होता है। जैसे आप देखे होंगे ईद, दुर्गा पूजा और दिवाली और जो जितने भी त्योहार जिस पर बकरी की डिमांड ज़्यादा होती है, मांस उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको भाव अच्छा मिल जाता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको तलाश रखना होता है कि हमें इस हिसाब से बकरों का प्रजनन कराएँ और इस हिसाब से वहाँ तक पालें कि बकरे हमारे जब तक ईद पर या दुर्गा पूजा पर या होली पर से निकल जाया करते हैं। तो आपको इसी प्रकार से ही आपको बेच देना होगा और उसका मुनाफ़ा रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं अभी भी आपको बहुत आगे थोड़ा-सा और बचा है 7 मिनट का वीडियो, तो मैं आपको अभी इसमें पूरा आहार की तालिका मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको पूरा लाभ होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, यही जानकारी कम से कम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर भी इसी जानकारी को देने के लिए कई दिनों तक बताते रहते हैं और 3000 2000 रुपए इसी के ले रहे हैं, 5000 6000 रुपए इसी बात के केवल। इसकी हम पर बात करें प्रवण देखिए इसका पूरी तालिका दी है, कहाँ पर क्या करना है आपको। बकरियों को जो वार्षिक रोकथाम होती है उनके लिए क्या करना है। दोस्तों डिवॉर्मिंग जैसे मैं बता रहा था, तो इसमें वर्षा ऋतु से जो पहले चालू हो जाती है, तो उससे पहले ही आपको डिवॉर्मिंग वगैरह करा देनी होती है और ये सारी चीज़ सारणी के माध्यम से आपको दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। तो इसमें अगर हम डिवॉर्मिंग की बात करें तो इसमें दे रखा है इसमें कि आपको एल्बेंडाजोल, फेनेंडाजोल और क्लस्टरिन, मेट्रिन और ट्राइटेड, ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं हर 3 महीना के उपरांत और इसके बाद में आपको लिवर टॉनिक देना होता है दोस्तों। और ये भी मैंने सारी ये चीज़ें मैंने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर ऑलरेडी दोस्तों डाल रखी हैं, जिसको मैं आपको बताता रहता हूँ और भी दोबारा भी मैं इसको डालता रहूँगा तो इसमें कैसे करानी है वो भी आप देख लीजिए। और डिफेंस विभाग से जो मार्च के और अक्टूबर के महीने में है, तो ये भी आपको पिलाता रहना है। 1 माह बाद हर माह में पिलानी है
जिसे कहते हैं 0 पॉइंट प्रति वर्ष घोल से नहलाना चाहिए दोस्तों। जिसे कहते हैं आपको लाल दवा, बूटाकॉस, इलेक्ट्रॉन में कई अजीब नाम से आती है। मेन चीज़ होती है, अगर आप लाल दवा के नाम से ही याद रखें इसे, ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। टीकाकरण इसका देश से मैंने बताया, जैसे कि आपको इसमें पीपीआर का टीका है, एफएमडी का टीका है, एचएस का टीका है, और ईटी और प्लस टीटी और पॉक्स का भी इसमें टीकाकरण रहता है दोस्तों। पीपीआर जैसे आप देखोगे वर्षा ऋतु के समय होता है, त्वचा के नीचे लगाता है इसमें, और हर 3 वर्ष तक, यानी 1 वर्ष तक ही मान रहता है, लेकिन 3 वर्ष तक बताते हैं। हर साल में से करा लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एफएमडीवी जिसे खुरपका कहते हैं और मुंहपका कहते हैं, तो ये शरीर के मांस में लगता है दोस्तों, और ये 6 महीने तक या उससे ऊपर दोस्तों काम करता है। और इसमें दूसरा है एचएस, यानी गला घोटू रोग जिसे कहते हैं, जो तो ये भी शरीर के मांस में लगता है और 6 महीने तक ये काम करता है दोस्तों। कितना रिपीट अगर आप लेते हैं तब इसका 15 दिन बाद इसका रिपीट टीका लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ईटी प्लस टीटी इसमें है, तो इंट्रोनेक्सिया जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो उसका ईटी का वो होता है, सड़न जैसी हो जाती है। अगर कोई अगर बाड़े पर हैं तो आपको कील वगैरह लग जाती है, तो उसे ईटी अगर आपका लगा हुआ है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ये भी दोस्तों ये 6 महीने तक मान्य होता है दोस्तों। इसका टीकाकरण मैं लाइव भी दिखाऊंगा, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में ही ऐसे ही बताते हैं, हर किसी को नहीं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। एफएमडी एवं ईटी प्लस टीटी का टीकाकरण जो होता है प्रभावी बताने के लिए 3 से 4 सप्ताह बाद, जिसे कहते हैं बूस्टर डोज, मैं आपको बता रहा था कि रिपीट टीका लगता है दोस्तों। पीपीआर का भी 3 वर्ष के अंतराल रहता है। एफएमडी ईटी प्लस टीटी टीकों को 6-6 महीने के अंतराल आपको लगवाना चाहिए दोस्तों। 2 टीकों के मध्य में कम से कम 15 दिन का अंतराल रखें, यानी अगर आपने एक टीका पीपीआर का लगा दिया तो उससे 15 दिन के बाद ही अगला टीका लगवाएं। और एफएमडी लगा दिया, उसके बाद में अगर एफएमडी लगा दिया फिर 15 दिन का आपको गैप लेना होगा, इंतजार करना होगा, तब आपको उसके बाद ही ये टीका अगला लगाना होता है दोस्तों। तो सारी टीकाकरण मैंने आपको ये बता दिए। बाकी आपकी मेडिसिन की दवाई बची कि आपको उस बुखार में आपको क्या क्या देना है और खांसी में आपको क्या देना है। खांसी में दोस्तों जो आपका मेन मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ आती हैं, कुछ कैट बताते हैं, कुछ केक भी बताते हैं, और घरेलू उपचार के बारे में तो मैंने कई सारी चीज़ें खांसी के लिए डाल रखी हैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर। आप वीडियो लिस्ट में आप जाकर दे सकते हैं। अगर आप कमेंट करें तो इसके ऊपर मैं दोबारा से भी वीडियो बना दूंगा, खांसी बुखार के लिए कौन कौन सी मैं दवाइयाँ उपयोग करता हूँ। अगर आप चाहें तो दोबारा वीडियो में डाल दूंगा बनाकर। और फिर भी मैं आपको बताऊं, खांसी के लिए जो भी ह्यूमन सिरप आते हैं, यानी जो इंसानों को सिरप दिए जाते हैं, ठीक वही सिरप आप बकरियों को भी पिला दें। कितने दिनों तक पिलाना है दोस्तों, इसके लिए मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और बुखार अगर आ जाता है, अगर आपको लगता है कि बकरी को आपको बुखार है, तो उसके लिए टेम्परेचर, डिजिटल टेम्परेचर ले लें, और वह कैसे नापना है वो भी मैं अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो उसका अगर टेम्परेचर नॉर्मल 100, 102, 103 तक, नॉर्मल 100 से लेके 103 4 तक इसमें नॉर्मल रहता है। अगर 105 से ऊपर जा रहा है दोस्तों, 4-5 से ऊपर जा रहा है, तो आपको देखना होगा पैरासिटामोल, और इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं दोस्तों। सिफ्रोलॉक्सिन भी है, एमोक्सिलिन भी है, लेकिन एमोक्सिलिन अगर आपको उसके साथ खांसी वगैरह है तभी उसका उपयोग किया जाता है, वरना सेफ्रोलॉक्सिन आप इसमें एंटीबायोटिक लगा के दे सकते हैं। अन्यथा सिंगल पैरासिटामोल उसको बकरी के डोज वजन के हिसाब से दे दें। ह्यूमन वाली अगर आप देते हैं तो अगर आपकी व्यवस्था अडल्ट बकरी है तो आपको उसकी उसी के बराबर दे देनी होगी। और खांसी के लिए मैंने आपको बता दिया, जो भी ह्यूमन के सिरप हैं वो सिरप आपको दे देने होंगे। और अगर आप वैसे कोई दिक्कत हो रही है तो आपको शहद वगैरह के कुछ अदरक या सौंठ मिला के भी, इसका पूर्ण विधि मैंने बताई है, वो भी आपको दे देना होगा। अगर आपको निमोनिया जैसा आपको लगता है तो उसे लगातार सरसों का तेल या तिली का तेल आपको पिलाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पूरा पीडीएफ के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी, आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों में ज़रूर बताएं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये पीडीएफ
पीडीएफ के माध्यम से बताया जो ट्रेनिंग के लिए लोग बड़े-बड़े पैसे खर्च करते हैं, इतनी सी ही जानकारी के लिए दोस्तों। सिर्फ़ इतनी सी ही जानकारी देते हैं और जैसे कि मैंने सारी चीज़ जो टीकाकरण था वो मैंने बता दिया कि बूस्टर डोज़ कितने दिनों के बाद लगती है। खाँसी का मैंने बता दिया। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट